वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर हमारा जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे नीट में आते हैं और ये चैप्टर हमारा जो बाकी के दूसरे चैप्टर्स हैं जैसे प्लांट किंगडम हो गया या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, इन चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सेल कैसे डिवाइड करती है। सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो सेल से मिलकर बना है और सेल कैसे डिवाइड करती है, सेल साइकिल क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। चाहे ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्शन हो, वो दोनों ही चीजें हमारे सेल डिवीजन पर और सेल एनलार्जमेंट पर डिपेंड करती हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो नंबर कैसे इंक्रीज होगा? जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगी तो नंबर इंक्रीज होगा। और इंक्रीज इन मास, जब सेल अपना एनलार्जमेंट करेगी, मतलब सेल जब बड़ी होगी तो उसको बोलते हैं हम सेल एनलार्जमेंट। तो चाहे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है चाहे रिप्रोडक्शन कर रहा है, उन दोनों ही केस में ऑर्गेनिज्म को सेल डिवीजन की और सेल एनलार्जमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्शन का वर्ड होता है कि अपने जैसी कॉपीज बनाना। तो अगर सेल एक सेल से 2 सेल बनती हैं या एक सेल से 4 सेल बनती हैं, उस चीज को बोलते हैं हम सेल रिप्रोडक्शन। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, 1 से 2 या 1 से 4 या 2 से 4 या 4 से 8, इसको बोलते हैं। अगर सेल 1 से 2 सेल डिवाइड कर रही है, सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर रही है, उस चीज को बोलते हैं हम सेल रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ हो चाहे रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ मतलब अपने मास को इंक्रीज करेगी सेल या फिर अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। ग्रोथ में चाहे रिप्रोडक्शन में सेल डिवाइड करती है और सेल अपने नंबर को इंक्रीज करती है या फिर सेल अपने आप को बड़ा करती है। और सेल रिप्रोडक्शन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। एक सेल से अगर 2 सेल बन रही हैं तो ये क्या हो रहा है? सेल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेल रिप्रोडक्शन की हमको जरूरत पड़ती है ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन करने में। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या है कि जो सेल की जिंदगी है, जो पूरी लाइफ साइकिल है सेल की, उसमें क्या क्या फेजिस से होकर सेल गुजर रही है, क्या क्या उसकी लाइफ के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी चेंजेस को मिलाकर बनती है एक सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होता है कि सेल अपने डीएनए को सिंथेसाइज करेगी, ग्रोथ करेगी और सेल डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर सेल में। कोई सेल है हमारी, जैसे यहां पर देखो, ये सेल है, ये सेल पहले ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद इसके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए अपने डीएनए को ये रेप्लिकेट करेगी, नया डीएनए सिंथेसाइज करेगी, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो सेल ने अपना डीएनए डबल कर लिया, बहुत ज्यादा डीएनए हो गया इसके पास। अब ये जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। एक नई सेल ये बन गई और एक नई सेल ये बन गई। ये पूरी सेल की हमारी स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक इसकी लाइफ साइकिल है। और इस पूरी लाइफ साइकिल को के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जो फेजेस से होकर ये सेल गुजर रही है, उन सब फेजेस को मिलाकर बनती है हमारी सेल साइकिल। और सेल साइकिल के टाइम पर जो सेल है वो उसके अंदर ग्रोथ तो हमेशा होती रहती है। मतलब साइटोप्लाज्म जो होगा वो सेल के अंदर हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। 2 ही चीजें हो रही हैं बस सेल साइकिल के अंदर। एक तो सेल ग्रो कर रही है और अपना डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है। सेल ग्रो करती है अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर। किस तरीके से? जैसे कोई सेल है, वो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, मतलब सेल के अंदर जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर ये जितना भी एक टाइप से फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ग्रोथ के नाम पर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता रहता है और साइटोप्लाज्म हमेशा सेल के अंदर इंक्रीज होता रहेगा। जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म हमेशा इंक्रीज होता रहता है। लेकिन जो डीएनए सिंथेसाइज है, वो डीएनए सिंथेसाइज बस एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज। डीएनए सिंथेसिस तो बस एक स्पेसिफिक स्टेज पर होगा, लेकिन जो सेल ग्रोथ है यानी साइटोप्लाज्म का बढ़ना, वो पूरी सेल साइकिल में होता रहेगा। मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का बढ़ना है यानी सेल ग्रोथ जो है, सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा होती रहेगी। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता रहेगा, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहेगा और साइटोप्लाज्म उसका इंक्रीज होता रहेगा।
लेकिन जो उसका डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, यानी जो डीएनए अपना डबल कर रही है, वो डीएनए डबल उसका बस एक स्पेसिफिक स्टेज में आकर होगा। जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में कई सारी स्टेजेस आती हैं, तो एक स्पेसिफिक स्टेज आएगी जिसमें आकर उसका डीएनए सिंथेसाइज होगा, वरना जो सेल ग्रोथ है वो तो हमेशा होती ही रहेगी। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड ईच सेल टाइप। जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग से लेकर पूरी एक सेल की जिंदगी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो पूरी साइकिल को बनाकर हम बोलते हैं सेल साइकिल। कोई सेल हमारी स्टार्टिंग से हुई, स्टार्टिंग के बाद उसने ग्रो करा, बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद उसने अपना डीएनए को डबल करा, डीएनए को डबल करके वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई, और यहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक ये सारी चीजें मिला के बन रही है एक सेल साइकिल। तो ये सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की सेल है और कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो टाइप ऑफ सेल और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उन चीजों पर सेल साइकिल हमारी डिपेंड करती है। किसी ऑर्गेनिज्म में ये सेल साइकिल बड़ी होती है, किसी ऑर्गेनिज्म में छोटी होती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस के अंदर एक सेल साइकिल का टाइम रहता है 24 आवर्स। और वैसे ही अगर यीस्ट की बात करें, यीस्ट जो होता है वो एक यूनिसेल्युलर फंगी है हमारी, जिसके अंदर जो यही सेल साइकिल जो है वो हमारी 90 मिनट्स के अंदर पूरी हो जाती है। तो अगर हमारे अंदर ऐसे कट लग जाता है, हमारी उंगली पे कट लग गया, तो इस जगह पर जो नई सेल्स आएंगी, एक सेल से 2 सेल बनने में 24 आवर्स का टाइम लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर यीस्ट की बात करें, यीस्ट को अगर एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना है तो यीस्ट 90 मिनट्स के अंदर ये काम कर लेगी। यीस्ट एक टाइप की हमारी यूनिसेल्युलर फंगी है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम रहता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर बस 20 मिनट में सेल डिवीजन हो जाता है। पूरी सेल साइकिल जो है उसकी बैक्टीरिया की 20 मिनट की रहती है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में, कि सेल साइकिल के अंदर कितने फेजेस आते हैं। सेल साइकिल क्या है, स्टार्टिंग से लेकर सेल की और पूरी लास्ट तक सेल की पूरी जो लाइफ में जो फेजेस आ रहे हैं, उन सारे फेजेस को मिलाकर सेल साइकिल बनती है। एक सेल हमारी पैदा हुई, पैदा होने के बाद उसने ग्रोथ करी, बड़ी हुई। ग्रोथ तो हमेशा होती रहेगी क्योंकि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका साइटोप्लाज्म जो है, यानी इसका फ्लूइड जो है, वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। तो साइटोप्लाज्म तो हमेशा बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी। ग्रोथ होने के बाद ये सेल अपने जो इसका डीएनए है, इस डीएनए को रेप्लिकेट करेगी। डीएनए बहुत ज्यादा हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल होने के बाद सेल हमारा 2 में डिवाइड कर जाएगी। अब ये 2 हमारी डॉटर सेल्स बन गई। अब ये डॉटर सेल फिर दोबारा से अपने आप को ग्रोथ करेंगी, डीएनए रेप्लिकेट करेंगी, फिर 2 में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेकर और सेल की डिवाइड होने तक की पूरी फेजेस को, इन सब फेजेस को मिलाकर बनती है एक सेल साइकिल। और सेल साइकिल में क्या क्या फेजेस आते हैं अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो सेल साइकिल के अंदर हमारे आते हैं 2 फेजेस में, हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है इंटरफेस और सेकंड आता है हमारा एम फेस। इसको मैं बताता हूं। अगर मैं यहां पर इसको पूरी सेल साइकिल को दिखाऊं तो सेल साइकिल में हम यहां से स्टार्ट करते हैं हमारी सेल डिवीजन को। इस जगह से हमारी सेल स्टार्ट होती है। यहां पर एक नई सेल हमारी पैदा हुई है। उस सेल के अंदर यहां से लेकर यहां तक का पूरा उसका फेज, इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ठीक है। उसके बाद छोटा सा आता है हमारा एम फेज। तो सेल साइकिल में 2 फेज आते हैं। फर्स्ट इज हमारा इंटरफेस और सेकंड आता है हमारा एम फेज। अब बात करते हैं हम इंटरफेस की। जो फर्स्ट वाला फेज है हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस को बोलते हैं हम रेस्टिंग फेज। 2 फेज होते हैं, एक तो रेस्टिंग फेज जिसको हम इंटरफेस बोलते हैं, दूसरा एम फेज जिसके अंदर असली में सेल डिवाइड होगी। तो सेल साइकिल के अंदर 2 फेज, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेस को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज क्योंकि असली में जो सेल डिवाइड करती है वो एम फेज के अंदर करती है। इंटरफेज में तो बस वो तैयारी करती है डिवाइड होने की। तो इंटरफेस को हम बोलते हैं कि इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। 2 एम फेज के बीच का जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेज। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं लाइन को ऐसे। एक हमारी सेल है। अब ये जो हमारी सेल है ये अभी अभी पैदा हुई है। इसके बाद ये ग्रोथ करेगी, बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद अपने डीएनए को डबल करेगी,
जो डीएनए था इसका डबल हो गया, रेप्लिकेशन हो गया इसके अंदर। रेप्लिकेशन होने के बाद और ये अपने आप को बड़ा करेगी, सेल बड़ी होने के बाद ये अपने आप को 2 में डिवाइड कर देगी, 2 सेल में हमारी डिवाइड हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक का, स्टार्टिंग से लेकर और यहां तक का जो फेस है इसका पूरा, इस फेस को बोलते हैं हम इंटरफेस। यहां पर सेल बस अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवाइड होने के लिए, लेकिन असली में जो डिवीजन हुआ है वो इस जगह पर आकर डिवीजन हुआ है। तो इतने फेस को, इस जगह के इतने फेस को बोलते हैं हम एम फेस। तो यहां से लेकर यहां तक का फेस क्या हो गया, इंटरफेस, इसको बोलेंगे हम इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रोथ तो हमेशा होती रहेगी। और एम फेज के अंदर असली में जो सेल होगी वो हमारी डिवाइड कर जाएगी 2 सेल में। यहां से यहां तक का इंटरफेस, फिर एम फेस आ गया। अब ये वाली जो सेल है, ये वाली को पकड़ लो चाहे ये वाली को पकड़ लो। ये वाली सेल हमारी अब ये ग्रोथ शो करेगी, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद ये अपना डीएनए को डबल करेगी। इसने डीएनए डबल किया, डबल होने के बाद डीएनए ये अपने आप को और थोड़ा बड़ा करेगी और फिर 2 सेल में टूट जाएगी। इसने भी 2 सेल बना ली। तो यहाँ पे पहले एक इंटरफेस आया, इंटरफेस के बाद एम फेज आया, एम फेज के बाद फिर इसका इंटरफेस शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक का इंटरफेस, इंटरफेस के बाद फिर एक एम फेज शुरू हो गया। तो 2 इंटरफेस के बीच में आता है एम फेज। तो इस बात को मैं और अच्छे से यहाँ पर तुमको समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि अगर कोई सेल है, ये एक हमारी सेल है, ये वाली सेल है, ठीक। ये वाली सेल हमारी अभी स्टार्टिंग हुई है, सेल की स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पैदा हुई है। ये वाली सेल हमारी ग्रोथ शो करेगी। ग्रोथ होने के बाद इसके बाद अपना ये डीएनए जो है इसका, ये इस डीएनए को डबल करेगी। सेल के अंदर डीएनए डबल हो गया, फिर ये और थोड़ी ग्रोथ शो करेगी और ग्रोथ शो करने के बाद, डीएनए डबल करने के बाद ये अपनी 2 डॉटर सेल में हमारी टूट गई। तो यहां से लेकर यहां तक, स्टार्टिंग से लेकर और पूरा यहां तक जितने भी हमारे फेजेस आ रहे हैं सेल की लाइफ में, इन सब फेजेस को बोलते हैं हम सेल साइकिल। और यहां से अगर यहां तक की बात करें, जहां पर एक्चुअल में सेल डिवाइड नहीं हो रही है, बस प्रिपेयर कर रही है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। और ये वाला जो फेस, जहां पर सेल असली में डिवाइड हो गई, इतने फेस को, इस फेस को हम बोलते हैं एम फेस। तो जहां पर सेल असली में 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गई उसको एम फेस, और जहां पर सेल डिवाइड नहीं करी थी, बस उसने वहां पर अपने आप में ग्रोथ शो करी थी और अपना डीएनए को रेप्लिकेट करा था, उस चीज को बोलते हैं हम इंटरफेस। तो इंटरफेस और एम फेस दोनों फेस को मिलाकर बनता है हमारा सेल साइकिल। अब हमारी लाइन थी, जो एम फेज है वो 2 इंटरफेस के बीच का जो फेज होता है उसको एम फेज बोलते हैं। अब एम फेज के बाद ये वाली जो सेल है हमारी, ये दोबारा से इंटरफेस करना स्टार्ट कर देगी। ये वाली सेल फिर ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद इसके अंदर का जो डीएनए है वो डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर ये और ग्रोथ शो करेगी और ग्रोथ शो करने के बाद 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड हो गई। तो फिर इस जगह से यहां से जो यहां तक का जो हमारा फेज आ गया, यहां से स्टार्टिंग से और यहां तक का जो हमारा ये फेज आ गया, इस फेज को बोल दिया हमने इंटरफेस। और फिर आगे वो आ गया हमारा एम फेज, एम फेज। और एम फेज और इंटरफेस को मिलाकर बन गई हमारी एक सेल साइकिल। तो एम फेज क्या है, ये वाला एम फेज जो है, एम फेज इस इंटरफेस के और इस इंटरफेस के बीच का जो फेज है, यहां से यहां तक का, तो फिर एक इंटरफेस स्टार्ट हो गया, फिर यहां से एम फेज स्टार्ट हो गया, एम फेज इंटरफेस। तो एम फेज क्या है, 2 इंटरफेस के बीच का जो फेज आता है उसको एम फेज बोलते हैं। ओके, तो 2 इंटरफेस के बीच के फेस को हम बोलते हैं एम फेस। और एम इंटरफेस के अंदर जो सेल है वो ग्रो करती है और अपना डीएनए को सिंथेसाइज करती है। बस सेल कभी भी 2 में डिवाइड नहीं होगी इंटरफेस के अंदर, बस वो अपने आप को ग्रो करेगी, ग्रोथ तो होती रहेगी, साइटोप्लाज्म हमेशा इंक्रीज होता रहेगा सेल के अंदर, मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव रहेगी, सेल के अंदर ग्रोथ होती रहेगी, वो अपना डीएनए को सिंथेसाइज करेगी बस।
और यही जो फेज है इंटरफेज वाला फेज, इसी फेज में 95% जो सेल साइकिल का पूरा टाइम है, जो सेल डिवाइड करने का जो पूरा टाइम है, वो सारा टाइम इसी के अंदर खर्च हो जाता है। तो सेल साइकिल का 95% जो टाइम है वो इसी में खर्च हो जाता है इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, और इसमें सेल असली में डिवाइड नहीं करती, बस सेल प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए। असली में जो सेल डिवाइड करती है वो एम फेज के अंदर करती है, जो कि बस 5% टाइम का हमारा होता है। बाकी यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, 95% का जो टाइम कंज्यूम कर रहा है वो है हमारा इंटरफेस और रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में या फिर इंटरफेस में दो काम होंगे बस, सेल ग्रोथ करेगी और डीएनए सिंथेसाइज करेगी। अब जो इंटरफेज है हमारा, इंटरफेज मतलब जो कि रेस्टिंग वाला फेज है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती, बस ग्रोथ करती है और डीएनए को रेप्लिकेट करती है। इस फेज को हमने 3 फेज में और डिवाइड कर दिया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज मतलब गैप 1 फेज, ग्रोथ 1 फेज या फिर गैप 1 फेज, उसके बाद S फॉर सिंथेटिक फेज, G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। देखो अगर इस पे हम चार्ट पर देखें तो यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा टाइम है इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। अब इस इंटरफेस को हमने 3 फेज में और डिवाइड कर दिया है, यहां से लेकर यहां तक G1 फेज, G1 के बाद S फेज, S फेज के बाद G2 फेज। तो इंटरफेस को हमने 3 फेज में डिवाइड कर दिया, G1 गैप 1 फेज, S फेज, S फॉर सिंथेटिक फेज, G2 फेज जिसको बोलते हैं गैप 2 फेज। जो G1 फेज है और G2 फेज है, इसके अंदर जो सेल है वो अपना ग्रोथ शो करेगी, बस अपने अंदर प्रोटीन बनाएगी और ग्रोथ शो करेगी। जो S फेज है, सिंथेटिक फेज, बस इसी फेज के अंदर जो सेल का डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा, डीएनए डबल हो जाएगा S फेज के अंदर। 1 बाय 1 करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो G1 वाला फेज है और जो G2 वाला फेज है, इसमें बस वो अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। असली में जो सेल जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो S फेज के अंदर होता है। और इस पूरे फेज के अंदर, G1 के अंदर, S के अंदर और G2 के अंदर, ये सब आते हैं इंटरफेस के अंदर। और इंटरफेस के अंदर सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड नहीं करती, बस प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, G1 फेज, गैप 1 फेज और एंटी फेज इसको बोलते हैं। एंटी फेज, G1 फेज और गैप 1 फेज, या फिर इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज। ये फर्स्ट ग्रोथ फेज क्या है कि ये वाला जो फेज आ रहा है इंटरफेस का, जो सबसे पहला फेज आता है वो होता है हमारा G1 फेज। G1 फेज मतलब फर्स्ट गैप 1 फेज। इसके अंदर सेल कुछ नहीं करती, अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, बस सेल अपना अंदर प्रोटीन बनाएगी और डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए प्रिपेयर होगी। क्योंकि जो S फेज है ना, जो कि सिंथेटिक वाला फेज है, इस फेज में आकर डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए डबल होगा। तो यहां पर आकर डीएनए डबल होगा, तो इस जगह पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है अपना डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए देखो, माइटोसिस यहां पर पूरी हो गई, एम फेज यहां पर पूरा हो गया। इस अगर चार्ट पर देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा मैं इसको बताता हूं। यहां से लेकर यहां तक ये तो पूरा हमारा इंटरफेस है, और फिर माइटोटिक फेज आ गया, माइटोटिक फेज और फिर इंटरफेस। और माइटोटिक फेज के बाद जो फेज स्टार्ट होता है, जो कि नया सेल डिवीजन वाला फेज है, वो आता है हमारा G1 फेज। G1 फेज मतलब गैप फर्स्ट फेज। G1 फेज के अंदर जो हमारा होगा गैप फर्स्ट फेज के अंदर, ये किस किस के बीच में आ रहा है, एक तो सिंथेटिक फेज के बीच में और एम फेज के बीच में। तो सिंथेटिक फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो इस जगह पर तो डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेट के और एम फेज के जो बीच में फेज आता है उसको बोलते हैं गैप 1 फेज। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, माइटोसिस के और डीएनए रेप्लिकेशन के जो बीच में फेज आता है उसको बोलते हैं हम गैप 1 फेज। और गैप 1 फेज में क्या क्या होता है, सेल अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करती है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और प्रिपेयर होती है एस फेज के लिए। क्योंकि G1 फेज के बाद फेज आएगा हमारा S फेज, और S फेज में डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो सेल यहां पर अपने आप को डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए प्रिपेयर हो रही है और अपने अंदर प्रोटीन बनाती रहेगी और आरएनए भी उसके अंदर बनता रहेगा।
G1 फेज के अंदर सेल ग्रो करती रहेगी कंटिन्यू और प्रिपेयर करेगी अब डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगी, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि इससे अगला वाला जो फेज आ रहा है हमारा, जो कि एस फेज है, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो यहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए को। प्रोटीन बनती रहेगी, सेल के अंदर ग्रोथ होती रहेगी और उसके अंदर आरएनए भी सिंथेसाइज होता रहेगा, मगर डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। डीएनए बस एक स्पेसिफिक स्टेज में हमारा सिंथेसाइज होता है, जो कि हमारे आती है एस फेज में। सेल ग्रोथ तो पूरी हमारी सेल साइकिल में होती रहती है, बस डीएनए हमारा एस फेज में रेप्लिकेट होता है। अगला स्टेज आती है हमारी, अगला जो हमारा फेज है वो है एस फेज, जिसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फेज। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसी फेज के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इसी फेज के अंदर होता है। डीएनए तो डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट अगर 2C है तो एस फेज के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं। अगर 2N क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद भी वो 2N ही रहेंगे। और जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल के अंदर होता है सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। तो सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन भी एस फेज के अंदर होता है। एस फेज के अंदर दो काम याद रखने हैं। पहला सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल्स हमारा 2 में डुप्लीकेट हो जाएगा। दूसरा काम डीएनए हमारा अपनी कॉपीज बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डिवाइड होगा। सेंट्रियोल डिवाइड हमारा एस फेज में होगा और डीएनए हमारा रेप्लिकेट वो भी एस फेज के अंदर होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहेंगे, बस डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होगा। इस चीज को समझो तुम। देखो इस चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। किस तरीके से, जैसे ये हमारी एक सेल है, इस सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए पड़ा है। डीएनए हमारा डीएनए की फॉर्म में नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि 2 मीटर का डीएनए है। 2 मीटर का डीएनए इतने से न्यूक्लियस के अंदर नहीं आएगा। तो पहले हम डीएनए को प्रोटीन के चारों तरफ लपेट कर उसको बना देते हैं क्रोमेटिन। तो डीएनए कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेटिन में, और फिर बाद में क्रोमेटिन आगे और कंडेंस होकर बना लेते हैं क्रोमोसोम। तो यहां पर हमें न्यूक्लियस के अंदर जो मिलेगा वो डीएनए नहीं मिलेगा, क्रोमेटिन मिलेंगी, क्योंकि डीएनए ने प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपेट कर और अपने आप को कंप्रेस्ड कर कंडेंस होकर क्रोमेटिन बना ली। अब ये जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बनाती है। ठीक है, अगर एस फेज की हम स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ एस फेज, अगर एस फेज की स्टार्टिंग में जो होगा तो जो डीएनए है वो हमारा होता है 2C, और अगर एंड देखें एस फेज का, हमारा डीएनए हो जाता है 2C से 4C। जो डीएनए है वो हमारा 2C से 4C हो गया। मतलब डीएनए ये होता है, डीएनए के बाद क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन के बीच बीच में प्रोटीन है, इसके चारों तरफ हमारा डीएनए लिपटा हुआ है, और इसी डीएनए से बन जाती है हमारी क्रोमोसोम। एस फेज के स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स हमारे ऐसे बनते हैं। उसके बाद जब एस फेज होता है तो डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, बस नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। तो डीएनए का अमाउंट बढ़ने के बाद यहां पर एक और आर्म बन जाएगी, इसका एक और आर्म यहां पर बन जाएगा। स्टार्टिंग में हमारा डीएनए इस तरीके से था, उसके बाद वो डीएनए हमारा, ये था हमारा एस फेज की स्टार्टिंग में अगर क्रोमोसोम देखें, और बाद में एस फेज की जो डीएनए है हमारा वो इस तरीके से हो जाएगा क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम था, एक ही यहां पर रहा, बस उसका डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। यहां पर डीएनए का अमाउंट कम है, यहां पर डीएनए का अमाउंट ज्यादा है, तो क्रोमोसोम्स की बस आर्म इंक्रीज हो गई। यहां पर एक आर्म है, एक आर्म ये है, और वहां पर हमारी 2 आर्म ये है, 2 आर्म ये है। तो यहां पर टोटल 4 आर्म हो गई, यहां पर बस 2 आर्म है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहा, बस डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो गया। यही चीज को एनसीईआरटी में बोला है कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसका नंबर सेम रहता है, बस डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट फेज आता है हमारा G2 फेज। पहला वाला फेज हमारा G1 फेज। G1 फेज के अंदर कुछ नहीं हुआ था, सेल ने बस अपने आप को प्रोटीन सिंथेसाइज करी थी, RNA सिंथेसाइज करा था और अपने बस सेल ग्रोथ को कंटिन्यू रखा था। अब बात करते हैं G2 फेज की। तो G1 फेज में क्या हुआ था? G1 फेज में जो सेल थी मेटाबॉलिकली एक्टिव थी, उसके अंदर रिएक्शंस हो रही थी, उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा था, ग्रोथ शो कर रही थी सेल, और सेल के अंदर प्रोटीन बन रही थी, RNA बन रहा था, और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी एस फेज में जाने के लिए। एस फेज में जब सेल चली गई तो उसने क्या करा? अपने DNA को रेप्लिकेट करा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, बस DNA रेप्लिकेट हो गया। इतना काम हुआ एस फेज के अंदर। और दूसरा काम एस फेज के अंदर, जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होता है और सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो गया। अब एस फेज के बाद आता है हमारा G2 फेज। G2 फेज के बाद आएगा M फेज। तो G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है M फेज में जाने के लिए। जो सेल डिवीजन होता है वो तो M फेज में होता है। जो हमारा पूरा इंटरफेस है वो तो हमारा रेस्टिंग फेज है, जिसमें सेल प्रिपेयर करती है M फेज में जाने के लिए। G2 फेज को बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेज। सेकंड ग्रोथ फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, RNA और प्रोटीन वगैरह बनती रहेंगी। जैसा हमारे G1 फेज में हो रहा था, सेम G2 फेज में होगा। G1 फेज में सेल प्रिपेयर कर रही थी DNA को रेप्लिकेट करने के लिए, क्योंकि G1 के बाद S फेज आता, और G2 फेज में सेल प्रिपेयर कर रही है M फेज में जाने के लिए, क्योंकि G2 के बाद M फेज आएगा। यहां पर सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा M फेज। M फेज जो है माइटोसिस फेज इसको बोलते हैं, जहां पर असली में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के अंदर होता है। माइटोसिस पूरा हमारा इंटरफेज जो था वो तो हमारा प्रिपरेशन वाला फेज था, जिसमें सेल ने अपने आप को ग्रो करा, DNA रेप्लिकेट करा और फिर ग्रो करा। अब असली में जो सेल डिवीजन होगा वो M फेज के अंदर होगा। जो हमारा इंटरफेस था, 95% टाइम हमारा इंटरफेस में खर्च हो गया, बस 5% टाइम का हमारा बचा है M फेज। अगर ह्यूमंस का हम देखें तो पूरा हमारा टाइम लगता है 24 आवर्स एक सेल को हमारा डिवाइड करने में, लेकिन इस 24 आवर में जो 23 आवर्स हैं वो इंटरफेस में खर्च हो जाते हैं। बस 1 घंटा हमारा बचता है M फेज के लिए, और 1 घंटे में ही M फेज हमारा खत्म हो जाता है। M फेज में भी हम 2 फेज को इंक्लूड करते हैं, एक तो हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है जहां भी कैरियो वर्ड आए। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब टूटना। तो अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। अगर कोई सेल है, सेल के अंदर पहले हमारी सेल ने स्टार्टिंग से क्या क्या हो गया, मैं उसको एक बार रिवाइज करा दूं तुम्हारा। सेल थी, सेल ने अपने आप को बड़ा करा, ग्रोथ करी, प्रोटीन बनाई, अपने अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव थी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ। ये हुआ हमारे इसके अंदर G1 फेज के अंदर। G1 फेज में सेल प्रिपेयर हो गई अपने DNA को रेप्लिकेट करने के लिए। यहां पर सेल का DNA रेप्लिकेट हो गया, डबल DNA हो गया, लेकिन जो क्रोमोसोम के नंबर थे वो सेम रहे। यहां पर क्रोमोसोम ऐसे थे, 2 क्रोमोसोम है और दोनों ऐसे हैं, 1 2। एस फेज में जाकर क्रोमोसोम हमारे इस तरीके के हो गए, नंबर तो 2 ही रहे, बस DNA डबल हो गया। G1 फेज, S फेज, S फेज के बाद आया G2 फेज। G2 फेज में भी सेल ने अपने अंदर प्रोटीन बनाई, अपने को बड़ा करा और ग्रोथ शो करी बस। और G1 फेज के लिए सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करा था S फेज में जाने के लिए। S फेज के बाद जो G2 फेज आया है, G2 फेज ने सेल को प्रिपेयर करा है M फेज में जाने के लिए। अब इसके बाद M फेज आएगा। M फेज में ये जो सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये इसका DNA पड़ा है, वो न्यूक्लियस हमारा 2 में टूटेगा। पहले उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहले ये न्यूक्लियस टूटेगा, बाद में जो इसका साइटोप्लाज्म है वो भी 2 में टूट जाएगा। जब साइटोप्लाज्म भी टूट जाएगा, न्यूक्लियस भी टूट जाएगा, तो सेल दोनों अलग अलग हो जाएंगी। उसको बोलेंगे हम सेल साइकिल हमारी पूरी हो गई। तो M फेज में पहले होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस।
जो कुछ सेल है हमारी बॉडी की, जैसे हमारी हार्ट की सेल्स और नर्व की सेल्स, ये सेल्स हमारी बॉडी की डिवाइड नहीं करती हैं। बाकी जो अदर सेल्स है हमारी बॉडी की, वो ऑकेजनली डिवाइड करती हैं। ऑकेजनली मतलब जब जरूरत होती है तभी वो डिवाइड करती हैं। जैसे हमारी उंगली की सेल्स हो गई, वो सेल्स क्या होती हैं, जैसे कट लग गया, अब उस कट को ठीक करने के लिए वो हमारी डिवाइड करेंगी, और जब कट ठीक हो जाएगा फिर वो डिवाइड करना रुक जाएंगी। जैसे डेड और डैमेज सेल हैं, उन डेड और डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड होती हैं। यहाँ पर देखो ऐसे उंगली में कट लगा है, इस उंगली में कट लग गया तो यहाँ की सेल डैमेज हो गई और यहाँ की सेल्स हमारी डेड हो गई। इसके बाद इनको रिप्लेस करने के लिए अब यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, और एक बार जब सेल डिवीजन पूरी हमारी चोट ठीक हो गई, उसके बाद हमारा सेल डिवीजन रुक जाएगा। देखो जैसे अब हमारी नॉर्मल उंगली की सेल्स हैं, जो हमारी उंगली की सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर रही हैं, तो इस स्टेज में वो कहाँ चली जाएंगी, G0 फेज में, जिसको बोलते हैं हम क्विसेंट स्टेज। जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है हमारा G1 फेज से, अगर सेल डिवाइड करेगी तो वो G1 फेज में रहेगी, और उसके बाद वो S फेज में जाएगी, S से फिर G2 में, फिर माइटोसिस होगा जिसमें वो सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जो हमारी जो ऐसी सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं, वो सेल हमारी G1 फेज से निकलकर G0 फेज में चली जाएंगी। G0 फेज को बोलते हैं हम, वो सेल साइकिल से बाहर निकल गई सेल्स, उसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। और ये इस स्टेज में जब तक रहेंगी जब तक इन्हें सेल डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नॉर्मली हमारी हैंड की सेल्स हैं, जो ये हमारी हाथ की सेल्स हैं, वो इस टाइम पर कौन सी स्टेज में है, G0 स्टेज में, जिसको बोलते हैं गैप 0 फेज। इस स्टेज में ये जब तक रहेंगी जब तक हमारे हाथ पे कट नहीं लगेगा। जैसे ही हमारे हाथ पे कट लग जाएगा तो ये वाली सेल्स दोबारा से G0 फेज से हमारी G1 फेज के अंदर एंटर हो जाएंगी, और G1 फेज के अंदर एंटर होने के बाद ये सेल फिर S फेज में चली जाएंगी, S से फिर G2 फेज में, फिर ये सेल डिवाइड हो जाएंगी। तो G0 फेज बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। इन स्टेज में सेल इनएक्टिव हो जाती हैं और सेल डिवीजन शो नहीं करती, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। सेल के अंदर रिएक्शन चलती रहती है, सेल्स के अंदर सारे काम होते रहते हैं, बस सेल्स डिवाइड नहीं करती, बाकी सारे वो काम करती रहती हैं। और अगर उन्हें डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कट लग गया तो सेल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो दोबारा से वो G0 फेज से G1 फेज के अंदर आ जाएंगी। ऐसे G1 फेज से बाहर निकल के G0 फेज में चली गई। G0 फेज में जाकर वो अब कोई डिवीजन शो नहीं करेंगी और G0 फेज में ही रहेंगी। लेकिन फिर अगर उन्हें डिवीजन शो करने की जरूरत पड़ी तो G0 फेज से वो दोबारा G1 फेज के अंदर आ जाएंगी। तो इसको बोलते हैं G0 फेज को, कि सेल जो है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर गई और इनएक्टिव हो गई। उसके बाद जब उन्हें डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो G0 फेज से दोबारा से G1 फेज के अंदर आ जाएंगी और सेल साइकिल के अंदर एंटर कर जाएंगी। और G0 फेज से G1 फेज के अंदर कब आएंगी वो, जब हमारे हाथ पे चोट लगेगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे कि सेल डिवीजन करने की जरूरत पड़े। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम M फेज के बारे में, जो हमारा माइटोसिस M फेज है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।